नमस्कार, स्टडी IQ/IAS में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आइए देखते हैं आज दिन भर की क्या हलचलें रही हेडलाइंस में। जेनेवा में समाप्त हुआ WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। अब सभी क्षेत्रों में इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड फिशिंग एक्टिविटीज पर लगेगी लगाम। वैक्सीन के लिए IPR मानक को किया गया सस्पेंड। लद्दाख में बनेगा देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व। लाइट पॉल्यूशन से नाइट स्काई को बचाने की होगी कवायद। लाइट पॉल्यूशन और इल्यूमिनेशन दोनों ही आज के समय में नेचुरल स्काई कंडीशन के लिए खतरा। और शुरू हुई भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन सेवा। भारत गौरव पॉलिसी के तहत लॉन्च की गई ट्रेन। इस पॉलिसी के जरिए भारत के कल्चरल हेरिटेज के बारे में बढ़ेगी जागरूकता। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जेनेवा में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का समापन हो गया। 2013 के बाली कॉन्फ्रेंस के बाद पहली बार WTO के सभी सदस्य एक ऐतिहासिक डील पर सहमत हुए हैं। 164 सदस्यों वाले इस ऑर्गेनाइजेशन का रूल मेकिंग प्रोसेस सभी सदस्यों की सहमति पर आधारित है। अगर एक भी सदस्य किसी फैसले से असहमत हो तो किसी डील तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस नजरिए से बाली कॉन्फ्रेंस के बाद 4 दिन तक चला जेनेवा कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इस सम्मेलन के इंपॉर्टेंट आउटकम्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फिशिंग सेक्टर की बात करते हैं तो फिशिंग सेक्टर में अब सभी क्षेत्रों में इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड यानी IUU फिशिंग एक्टिविटीज पर लगाम लगाई जाएगी। ऐसी फिशिंग पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इन क्षेत्रों में टेरिटोरियल यानी समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ यानी 200 नॉटिकल मील तक और हाई सीज यानी 200 नॉटिकल मील के बाहर के एरियाज शामिल हैं। साथ ही जहां बहुत ज्यादा फिशिंग की जाती है उन इलाकों पर कड़े नियंत्रण लगाए जाएंगे ताकि फिश स्टॉक को रिस्टोर किया जा सके। EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर RFMOs यानी रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित एरियाज के बाहर की जाने वाली फिशिंग पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। फिशिंग पर लिया गया यह फैसला भारत के पक्ष में रहा है। कोविड वैक्सीन को लेकर काफी समय से भारत ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट के कुछ हिस्सों को हटाने की मांग कर रहा था, जिससे वैक्सीन और टेस्टिंग की तकनीक को देशों के बीच शेयर करना आसान बन सके। जेनेवा बैठक में अंतिम तौर पर यह सहमति बनी है कि वैक्सीन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR मानकों को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे विकासशील देशों द्वारा आसानी से वैक्सीन का निर्माण किया जा सकेगा। हालांकि भारत ने डायग्नोस्टिक और कोविड से संबंधित अन्य उपचार तकनीकों पर भी IPR मेजर्स को सस्पेंड करने की मांग की थी, लेकिन इस पर फैसला 6 महीनों के भीतर लेने की बात तय हुई है और फिलहाल केवल वैक्सीन के लिए IPR मेजर्स सस्पेंड हुए हैं। वैक्सीन को लेकर लिए गए इस निर्णय से वैक्सीन इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। कहीं और पेटेंट की गई वैक्सीन का उत्पादन कोई और देश ऑथराइज कर सकेगा। इसके लिए न तो किसी कंसेंट की जरूरत होगी और न ही एक्सपोर्ट पर कोई लिमिट होगा। इससे भविष्य में पेंडेमिक्स रिस्पांस को तेज किया जाएगा और ट्रेड बैरियर्स को कम किया जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को लेकर भारत और अन्य विकासशील देश पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर स्थायी समाधान की मांग करते रहे हैं। इसमें क्रॉप सपोर्ट प्राइस का मुद्दा भी शामिल रहा है। विकासशील देश ज्यादा MSP देने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की मांग करते रहे हैं। WTO के मुताबिक फूड सिक्योरिटी, डोमेस्टिक सपोर्ट, कॉटन एंड मार्केट एक्सेस जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना अभी मुश्किल काम है, इसलिए इन मुद्दों पर अगले मंत्री स्तरीय बैठक में फैसला लिया जाएगा। ई-कॉमर्स के क्षेत्र की बात करें तो ई-कॉमर्स के क्षेत्र में अस्थायी रोक पर सहमत होते हुए भारत ने इस पर गहन चर्चा की मांग की है। ई-कॉमर्स के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटीज पर लगा मॉरेटोरियम अभी जारी रहेगा। 1998 में पहली बार यह तय किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी 2 साल के लिए नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद कई बैठकों में इस पर मॉरेटोरियम को जारी रखा गया।
अगली खबर देखते हैं। लद्दाख में जल्द ही देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने जा रहा है। यहाँ के हानले की चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस रिजर्व के लिए चुना गया है। इस साइट के जरिए बाद में एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को प्रमोट करने की तैयारी भी है। यह एरिया एक कोल्ड डेजर्ट रीजन है, इसलिए माना जाता है कि यहाँ एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा ऑब्जर्वेशन करने में आसानी होती है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हानले में पहले से ही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन चल रहा है। यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु का इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल, गामा रे और इंफ्रारेड टेलीस्कोप लगे हुए हैं। इन टेलीस्कोप का इस्तेमाल तारों, गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट्स और ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने में किया जाता है। जानकारों के मुताबिक हानले में ज्यादातर महीनों में मौसम शुष्क होता है और रात में बादल नहीं रहते। इसके अलावा डार्क स्काई के लिए भी यह जगह काफी सुटेबल है। हानले डार्क स्काई रिजर्व की घोषणा होने के बाद यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वैज्ञानिकों के साथ मिलकर लाइट पॉल्यूशन से नाइट स्काई को बचाने का काम करेगा। लाइट पॉल्यूशन और इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति दोनों ही आज के समय में नेचुरल स्काई कंडीशन के लिए खतरा हैं। आपको बता दें कि चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी ऊंचाई पर मौजूद दुनिया के चुनिंदा प्रोटेक्टेड एरियाज में शामिल है। 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस सेंचुरी के एरिया में पेंसोंग सो लेक और सो मोरीरी जैसी झीलें आती हैं। स्नो लेपर्ड, कियांग यानी वाइल्ड आस, तिब्बती भेड़िया और तिब्बती भेड़ अरगली को यहाँ देखा जा सकता है। इस प्रोटेक्टेड एरिया में डार्क स्काई रिजर्व बनाने की मंजूरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मिली है। आमतौर पर यह कानून नेशनल पार्क और सेंचुरी में कई गतिविधियों पर रोक लगाता है, लेकिन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जरूरत पड़ने पर वाइल्ड लाइफ स्टडी, फोटोग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म जैसी चीजों की इजाजत दे सकता है। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन को कोयंबटूर से शिरडी के लिए रवाना किया गया। इस ट्रेन की सर्विस प्रोवाइडर कोयंबटूर बेस्ड साउथ स्टार रेल नाम की कंपनी है। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस फोर्स के अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी और मेडिकल सुविधा के लिए डॉक्टर की सुविधा भी दी गई है। इस प्राइवेट ट्रेन को भारत गौरव पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया है। नवंबर 2021 में सरकार ने भारत गौरव पॉलिसी को लॉन्च किया था, जिसके तहत प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर या ऑपरेटर को भारतीय रेलवे से ट्रेन लीज पर लेकर चलाने की अनुमति दी गई थी। इस ट्रेन के परिचालन के लिए सोसाइटी, ट्रस्ट या यहाँ तक कि राज्य सरकारें भी आवेदन कर सकती हैं। ये ट्रेन रेगुलर ट्रेन की तरह नहीं है, बल्कि थीम बेस्ड सर्किट में ही इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। अब तक भारतीय रेलवे पैसेंजर और गुड्स सेगमेंट में ही ट्रेन का परिचालन करती थी, लेकिन इस सर्विस के साथ तीसरे सेगमेंट की शुरुआत की गई है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर द्वारा थीम आधारित सर्किट में कम से कम 2 साल के लिए ट्रेन लीज पर ली जा सकती है। भारतीय रेलवे खुद भी थीम बेस्ड सर्किट के तहत ट्रेन का परिचालन करती आई है, जैसे रामायण एक्सप्रेस, जो भगवान राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को कवर करती है। भारत गौरव पॉलिसी के तहत सर्विस प्रोवाइडर या ऑपरेटर को ट्रेन का रूट डिसाइड करने, हॉल्ट्स और किराया तय करने और यात्रियों को दी जाने वाली फैसिलिटीज तय करने का अधिकार है। साथ ही इसमें सर्विस प्रोवाइडर टूर पैकेज फैसिलिटी भी देगा, जिसमें होटल, साइट विजिट और ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसमें ट्रेन के रैक्स इंडियन रेलवे या फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से लीज पर लिए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे इन ट्रेनों को चलाने के लिए एक्सपर्ट लोको पायलट्स, गार्ड्स और मेंटेनेंस स्टाफ की सुविधा प्रोवाइड करेगी। साथ ही राजधानी और प्रीमियम ट्रेन्स की तरह इन्हें क्लियर रूट प्रोवाइड करना भी भारतीय रेलवे का काम होगा। भारत गौरव पॉलिसी के जरिए भारत के कल्चरल हेरिटेज के बारे में लोग जागरूक होंगे। साथ ही पर्यटन की अपार संभावनाओं को यूटिलाइज किया जा सकेगा। इस तर्ज पर पहले भी कई योजनाओं को शुरू किया गया था। इनमें स्वदेश दर्शन योजना, प्रसाद योजना, देखो अपना देश पहल और बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव शामिल हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड यूनिवर्सिटी ने न्यू मैप्स ऑफ ग्लोबल जियोलॉजिकल प्रोविंसेस एंड टेक्टोनिक प्लेट्स टाइटल से एक स्टडी पब्लिश किया है। इस स्टडी के जरिए पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स का अपडेटेड मैप तैयार किया गया है। टेक्टोनिक प्लेट्स के मैप का अपडेशन करीब 19 साल बाद किया गया है। 2003 में अंतिम बार इस मैप को अपडेट किया गया था। अध्ययनकर्ताओं ने इस अपडेशन में 3 मॉडल्स का इस्तेमाल किया है। पहला है प्लेट मॉडल, जो टेक्टोनिक प्लेटों के बारे में हमारी अभी की जानकारी पर आधारित है। इस मॉडल का इस्तेमाल नेचुरल हैजार्ड्स के रिस्क को कैलकुलेट करने में किया जा सकता है। दूसरा है प्रोविंस मॉडल, जो पृथ्वी के जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस पर आधारित है। इसे भविष्य में मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
और तीसरा मॉडल है ऑरोजेनी, जो दो प्लेट्स के टकराने से होने वाले पर्वत निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। इसका इस्तेमाल अर्थ के इवोल्यूशन को समझने में किया जा सकता है। अध्ययन में बताया गया है कि पहला सुपर कॉन्टिनेंट वाल्वरा समय के साथ कई सुपर कॉन्टिनेंट्स में बट गया था। इन्हीं बटे हुए सुपर कॉन्टिनेंट्स में से अंतिम सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, जो करीब 335 से 365 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था। बाद में पेंजिया कई कॉन्टिनेंट्स में बट गया, जिससे आज के अर्थ सरफेस का निर्माण हुआ है। वर्तमान में अर्थ का क्रस्ट 8 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स और कई माइक्रो प्लेट्स से बना है। स्टडी में कुछ नए माइक्रो प्लेट्स का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मक्वारी और कैप्रिकॉर्न शामिल हैं। मक्वारी माइक्रोप्लेट तस्मानिया के दक्षिण में है, जबकि कैप्रिकॉर्न भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेट्स को अलग करता है। नया मैप पिछले 2 मिलियन साल यानी 20 लाख साल के 90% भूकंप और 80% ज्वालामुखी प्रक्रिया को एक्सप्लेन करता है, जबकि पुराना मैप केवल 65% भूकंप को ही एक्सप्लेन करता है। भूकंप और ज्वालामुखी पर हमारी समझ को व्यापक बनाने में इस अध्ययन से बहुत मदद मिलेगी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे होगी मुलाकात न्यूज़ के कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।